डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है क्लास 7 का सोशल साइंस बुक। इसका ये ज्योग्राफी पार्ट है, चैप्टर 4। इसमें एयर दिया हुआ है, हवा के विषय में। एयर मतलब हवा होता है, उसके विषय में ये चैप्टर दिया हुआ है। काफ़ी सारा कुछ जो है आप 6 क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ। कई सारी चीज़ दिए हुए हैं, आप लोग पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो फिर जो है इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ लेना है, बढ़िया से पढ़ना है। यहाँ पे कुछ जिस चैप्टर में जो वर्ड्स आए हुए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको हमें जानना है, उसके विषय में यहाँ पे बताया गया है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है पूरी दुनिया में जो टेम्परेचर, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो उसमें जो इंक्रीजेशन हो रहा है उसके बारे में दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, उसके बारे में ग्लोबल वार्मिंग ये दिया हुआ है। और ट्रोपोस्फियर, तो इसमें कई एटमॉस्फेयर के पार्ट होते हैं, उसी का नाम है ट्रोपोस्फियर। तो इसमें आगे हम लोग अभी देखेंगे ट्रोपोस्फियर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर क्या होता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लोनोस्फियर क्या होता है। तो लोनोस्फियर जो होता है वो थर्मोस्फियर का एक पार्ट होता है, आगे देखेंगे हम लोग। उसके बाद वेदर हो गया, मौसम और क्लाइमेट हो गया जिसको जलवायु बोलते हैं। उसके बाद इंसोलेशन हो गया, यहाँ पे द इनकमिंग सोलर रेडिएशन रिसीव बाय अर्थ, सूर्य के द्वारा जो रेडिएशन रिसीव करता है अर्थ, उसको इंसोलेशन कहते हैं। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर के द्वारा जो प्रेशर पड़ता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। उसके बाद साइक्लोन हो गया जिसको हिंदी में चक्रवात कहते हैं, समय समय पर ये आते रहता है। उसके बाद ह्यूमिडिटी हो गया, ह्यूमिडिटी जिसको हिंदी में आर्द्रता बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, हवा में जो वाटर वेपर का मात्रा प्रेजेंट रहता है, प्रस्तुत रहता है, वो उसको ही ह्यूमिडिटी कहते हैं। उसके बाद मेसोस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर का एक पार्ट है, आगे देखेंगे इसमें। एक्सोस्फेयर भी वही चीज़ है। और टेम्परेचर, टेम्परेचर तो आप लोग जान ही रहे हैं। टेम्परेचर किसी भी वस्तु का गर्मी या ठंडा जो होता है, ठंडक जो होता है वो उसको टेम्परेचर कहते हैं। हॉटनेस और कूलनेस ये हो गया। उसके बाद आइसोबार्स, और ये जो है इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन मैप्स दैट जॉइंस प्लेसेस ऑफ इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको आइसोबार्स कहते हैं, इमेजिनरी लाइन होता है ये। उसके बाद विंड हो गया, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, हम लोग बहुत शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। और प्रिसिपिटेशन ये हो गया, वर्षा की जो प्रक्रिया होती है, पानी बरसने का जो प्रक्रिया होता है उसको ही प्रिसिपिटेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पे चैप्टर टोटल मैं लाइन टू लाइन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आप लोग को पता है कि काफ़ी लंबा चैप्टर होता है। अगर इस पर लाइन टू लाइन पढ़ के एक्सप्लेन किया जाए तो इसमें कम से कम 3-4 वीडियो बनेंगे। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब हो गया वातावरण। तो वातावरण जो है, देखिए यहाँ पे पहले बताया गया है, अर्थ इज सराउंडेड बाय एन एनवेलप ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, मतलब पृथ्वी जो है वो एक हवा के परत से ढका हुआ है। एनवेलप मतलब ढका हुआ है पूरा, और उस परत को, हवा के लेयर को जो है एटमॉस्फेयर कहा जाता है, वातावरण कहा जाता है। इसमें कई सारे पार्ट होते हैं, ये नेचुरली होता है। ये जब से पृथ्वी बनी हुई है तब से ही एटमॉस्फेयर इसमें पहले मतलब बहुत गर्म था उस समय नहीं था, लेकिन जैसे पृथ्वी जैसे जीव जंतुओं के लाइक हो गया उस समय एटमॉस्फेयर बन गया, तभी मतलब जीव जंतु इसमें उत्पन्न हुए। ये सभी जीव जंतुओं के लिए यहाँ पे पृथ्वी में जो कुछ भी मौजूद है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। एटमॉस्फेयर जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज को जो है वो पृथ्वी पे नहीं आने देती है, अदरवाइज जो है पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु वो सारे नष्ट हो जाएंगे। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में क्या क्या कंपोजिशन, क्या क्या पार्ट हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। मुख्य रूप से यहाँ पे जो गैसेस हैं, कई सारे गैसेस हैं, लेकिन मुख्य गैसेस जो है वो नाइट्रोजन है 78% और ऑक्सीजन है 21%। और ये बहुत सारे और भी जो है वो बाकी परसेंटेज जो है उन सारे गैसों का होता है। अदर गैसेस जो ऑर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया गया है। आपको 3 जो है ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑक्सीजन ये हो गया 21 और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे ये पतला सा जो दिया हुआ है अदर गैसेस में दिया हुआ है। एयर में कई और सारी चीज़ें जो उसमें मिली हुई रहती है, जैसे कि अदर गैसेस है, वाटर वेपर है और डस्ट पार्टिकल्स है, ये सारी चीज़ें जो होता है। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन हाउस के बारे में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ग्रीन हाउस के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल बाय ट्रैपिंग सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी को वो ट्रैप करता है, वो जो है उसको रोक के रखता है कुछ समय के लिए। तो ये ग्रीन हाउस उसे ही कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के रीज़न यहाँ पे आप लोग को दिखाया दिया गया है यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग। इसमें क्या है कि टेम्परेचर जो है पृथ्वी का बढ़ रहा है और जो इम्पोर्टेंट गैसेस हैं उसका लेवल कम हो रहा है, और जो जहरीली गैसें हैं उसका लेवल ज़्यादा होने की वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। इसमें ओजोन जोन एक होता है, यहाँ पे बताया गया है, वो जो है स्ट्रेटोस्फेयर में होता है और प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, और वो बचाता है हमारे अर्थ को।
ओजोन लेयर जो है इसके बारे में और आगे भी दिया होगा। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है, तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको पढ़ना जरूरी है। 1600 किलोमीटर अबव द अर्थ, पृथ्वी से 1600 किलोमीटर दूरी तक जो है ये एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें कई पार्ट हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। सबसे पहला लेयर इसमें दिया हुआ है ट्रोपोस्फेयर, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर होता है। इसमें देखिए यहाँ पे बताया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, और ये कहाँ तक फैला हुआ होता है, 18 किलोमीटर ओवर इक्वेटर। इक्वेटर जो लाइन है उसके जस्ट ऊपर में 18 किलोमीटर होता है, और पोल की तरफ जो होता है वो 8 किलोमीटर ओवर द पोल्स, ये बतला रहा है। और इसमें ही रेन, फॉग और जितने भी इस तरह के एटमॉस्फेरिक वर्क होता है वो सारा इसके अंदर होता है। यहाँ पे एक पिक्चर भी बनाकर दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे ये पिक्चर जो है इसमें सभी लेयर्स का ये पिक्चर दिया गया है, टोटल लेयर्स जितने भी हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर में स्ट्रेटोस्फेयर, ये सेकंड नंबर में आता है। ये 50 किलोमीटर तक जाता है, जैसे 18 किलोमीटर तक वो गया तो उसके बाद स्टार्ट होता है वो, और ये 50 किलोमीटर तक ये जाता है। और इसमें कोई क्लाउड नहीं होता है, फिनोमेनन्स लाइक फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, रेन। और इसमें लेयर इज़ फ्री फ्रॉम, इसमें कोई क्लाउड नहीं होता है, कोई रेन नहीं होता है, और ये बिल्कुल शांत, वहाँ पे मतलब हवाएं चलती नहीं हैं, इस तरह का होता है। और ओजोन गैस उसमें होता है, जो कि बतला रहा है कि अल्ट्रावायलेट रेज जो होता है वो धरती पे पहुंचने से उसको रोक देता है, उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट में मेसोस्फेयर, और इसके बारे में पढ़ेंगे, थर्ड लेयर है ये। और 50 किलोमीटर के बाद जो एक्सटेंड होता है वो आगे जाता है, वो 80 किलोमीटर तक जाता है, ठीक है। इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ लेना है। एटमॉस्फेयर्स बर्न अप दिस, अर्थ्स एटमॉस्फेयर बर्न अप इन दिस लेयर। यहाँ पे मेट्रोइड्स होते हैं, मेट्रोइड्स जो कि जल जाते हैं इस लेयर में आते ही, क्योंकि अगर ये लेयर ना होते तो कई सारे मेट्रोइड्स जो होते हैं, वो टुकड़े जो होते हैं वो आके पृथ्वी से टकरा जाते हैं, और फिर हमारी पृथ्वी को काफ़ी क्षति होती और मनुष्यों का जीवन नष्ट भी हो सकता था, जैसे कि डायनासोर्स का जीवन नष्ट हुआ था। उसके बाद थर्मोस्फेयर है, ये काफ़ी ऊंचा होता है। देखिए यहाँ पे 80 किलोमीटर के बाद ये एक्सटेंड होता है, और ये 400 किलोमीटर तक जाता है। पे देखिए यहाँ प्रेजेंस इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस, इसमें आयंस काफ़ी होते हैं, और ये जो है रेडियो वेव तरंगों को जो है वापस धरती पे भेजता है, जिसके कारण जो है रेडियो तरंग कम्युनिकेशन जो हमारा चलता है, मोबाइल, टीवी वगैरह जो हम देख पाते हैं, तो इस लेयर के कारण है। उसके बाद एक्सोस्फेयर लास्ट में आता है। एक्सोस्फेयर अपर मोस्ट, सबसे ऊपर हो गया एक्सोस्फेयर, और इसके बाद जो है वो अनंत तक चला जाता है, उसके बाद कोई अता पता करना भी मुश्किल है। इस लेयर से ही स्पेस शुरू हो जाता है। इस लेयर का इफेक्ट जहाँ ख़त्म होता है, आप समझ लीजिए कि स्पेस शुरू हो जाता है, वहाँ पे हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी जो है वो समाप्त हो जाती है। इसके आगे दिया हुआ है यहाँ पे वेदर एंड क्लाइमेट दिया हुआ है। तो वेदर और क्लाइमेट जो है हम लोग कितने सालों से पढ़ते आ रहे हैं। वेदर मतलब मौसम हो गया, जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, एटमॉस्फेयर में जो शॉर्ट टाइम का बदलाव होता है उसको वेदर कहते हैं। और क्लाइमेट जो होता है, वेदर का लॉन्ग पीरियड जो होता है उसी को क्लाइमेट कहते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी इसका डिफिनेशन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर आप लोग जान ही रहे हैं, जिसमें एटमॉस्फेयर का हॉटनेस या कूलनेस को बतलाया जाता है। देखिए यहाँ पे बतलाया गया है द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ एयर इज कॉल्ड टेम्परेचर। इसके बारे में आप लोग और डिटेल में पढ़ लेंगे। टेम्परेचर एटमॉस्फेयर पे किस प्रकार से इफेक्ट डालते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस आर एज फॉलो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो टेम्परेचर पे इफेक्ट डालते हैं। लेटीट्यूड ऑफ ए प्लेस, लेटीट्यूड जो होता है किसी जगह का, उस अनुसार से उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। अल्टीट्यूड, हाइट अबव द सी लेवल, अल्टीट्यूड उसी को कहते हैं, सी लेवल से वो कितना नीचा है और कितना ऊंचा है, इस पर भी टेम्परेचर उस पर इफेक्ट डालता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी से अगर वो उसकी दूरी बढ़ जाती है तो फिर वो ठंडे में अधिक ठंड और गर्मी में अधिक गर्म होगा। इस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे बतलाया गया। ओशियन करंट, ओशियन समुद्री धारा भी टेम्परेचर पे इफेक्ट डालता है। इन चीज़ों को एक एक करके यहाँ पे डिटेल किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटीट्यूड ऑफ ए प्लेस, अल्टीट्यूड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी, ओशियन करंट, ये सारी चीज़ें जो है टेम्परेचर पे किस तरह से इफेक्ट करता है, इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आपको डिटेल में पढ़ लेना है। आगे यहाँ पे एयर प्रेशर के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले एयर के बारे में बतला दिया है। एयर हैज़ वेट एंड इट एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द सरफेस ऑन ऑफ द अर्थ। तो एयर जो होता है उसमें वेट होता है और वो इसका एक प्रॉपर्टी है। एयर में वेट उसका एक प्रॉपर्टी हो गया। एग्जर्ट प्रेशर, वो दबाव डालता है अर्थ सरफेस पे। एयर प्रेशर अपना दबाव डालता है और मौसम में कई तरह के
क्लाइमेट में कई तरह के बदलाव आते हैं। इस तरह के प्रेशर को मापा भी जाता है। देखिए यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए बैरोमीटर। ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है, एयर प्रेशर मापने के लिए कौन सा यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, तो बैरोमीटर हो गया। इट इज़ मेजर्ड इन मिली बार्स, इसको मिली बार्स में मापा जाता है। और एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज शोन ऑन ए मैप बाय आइसोबार्स। आइसोबार्स के द्वारा जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शो किया जाता है। यहाँ पे देखिए मैप जो बनाया जाता है उसमें आइसोबार के द्वारा इसको दिखाया जाता है। आगे यहाँ पे दिया हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो किन किन चीज़ें, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को प्रभावित करती है। उसमें दो चीज़ें हैं, अल्टीट्यूड और टेम्परेचर। अल्टीट्यूड मतलब वो कितना ऊंचा है और कितना नीचा है, इस चीज़ को अल्टीट्यूड कहते हैं। इसमें दिया हुआ है एज वी गो हायर द एयर बिकम्स थिनर और लेस डेंसर एंड सो द एयर प्रेशर डिक्रीज। जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊंचे की ओर जाएंगे तो क्या होगा, वो उसका घनत्व जो है घटते जाएगा, डेंसर उसका जो है दबाव जो है कम होते जाएगा। प्रेशर डिक्रीज, यहाँ पे एक बना दिया गया, लेवल बना दिया गया, जैसे सी लेवल हो गया। सी लेवल पे इतना प्रेशर होता है 1000 प्लस होता है, जबकि 5 किलोमीटर हम ऊपर चले जाएंगे तो वो आधा हो जाता है। फिर 15 किलोमीटर अगर हम ऊपर चले गए तो ये देखिए कितना हो गया। उसके बाद जो है फिर और कितना कम हो गया, 25 किलोमीटर अगर हम ऊपर चले जाते हैं तो कितना कम हो गया, प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। इस तरह से इफेक्ट डालता है। उसके बाद टेम्परेचर हो गया, जैसे कि हीट होता है, हवा जो होता है सूरज की रोशनी से जहाँ हीट होता है वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, और जहाँ पे हवा जो ठंडा रहता है उसमें क्या होता है कि प्रेशर वहाँ ज़्यादा होता है। देखिए ये चीज़ बताया गया है। प्रेशर बेल्ट्स मतलब कौन कौन से ऐसे जगह हैं जहाँ पे प्रेशर कम या ज़्यादा बना हुआ रहता है। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल मतलब इक्वाटर एरिया जो होता है, इक्वाटर एरिया देखिए यहाँ पे पिक्चर जो बनाया गया है, ये बीच वाला लाइन जो होता है ये इक्वाटर है, ठीक है। तो ये एरिया जो होता है, इस एरिया में क्या होता है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और ज़्यादा गर्मी पड़ने के पीछे क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। बेल्ट मतलब वो एरिया ही हो गया, लो प्रेशर एरिया हो गया। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया, सब ट्रॉपिकल उसके बाद वाला एरिया जो हो गया, उसके बाद सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। उसके बाद हम पोलर की ओर जब जाते हैं उसमें सब पोलर उसके आसपास जाते हैं तो उसमें लो प्रेशर हमें मिलता है। उसके बाद पोलर में एकदम चले जाते हैं, पोल पे चले जाते हैं उसके बिल्कुल आसपास, तो हाई प्रेशर बेल्ट हमें मिलता है। इस तरह से उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। आप इसको डिटेल में पढ़ लेना, आपको वही चीज़ बतलाया गया है, सेम चीज़, लेकिन आपको उसमें जो है डिटेल करके बतलाया गया है। विंड्स यहाँ पे दिया गया है, तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, मूविंग एयर। तो विंड्स में जो होता है, अब यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे दिखाया गया है। एक है विंड वैन इन यूज टू फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ द विंड, मतलब हवा किस दिशा में चल रही है, किस दिशा से किस दिशा की ओर जा रही है, उसको पता करने के लिए विंड वैन का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे WE वेस्ट, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ ये पता चलता है। उसके बाद जो है एक एनोमीटर यहाँ पे बतलाया गया है, और इससे ये पता चलता है, और विंड स्पीड मतलब हवा की गति कितनी है ये पता चलता है इससे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे टाइप्स ऑफ विंड्स जो होता है वो किस किस तरह का होता है। यहाँ पे बतलाया गया है परमानेंट परमानेंट विंड में बतलाया गया है विंड्स विच ब्लो इन ए कॉन्स्टेंट डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड परमानेंट विंड्स, मतलब साल भर में वो ज़्यादातर उस तरह की हवाएं बहती है, उस दिशा में बहती है, उसको परमानेंट विंड कहते हैं। सीजनल और पीरियोडिक विंड्स, सीजनल मतलब कुछ महीनों के लिए या कुछ दिनों के लिए जो हवाएं आती है, जैसे कि आपको पतंग उड़ाने के समय में हवाएं जिस तरह से तेज़ चलने लगती है तो आप लोग को पता ही होगा, तो वो हमेशा साल भर नहीं चलता है, इसीलिए वो सीजनल विंड हो गया। उसके बाद लोकल विंड्स हो गया, ये कुछ जगहों में कुछ पार्टिकुलर पार्ट पे ये जो हवाएं बहती है उसको लोकल विंड कहते हैं। इसमें जो है आपको आगे क्वेश्चन भी दिया गया है। अब आगे यहाँ पे दिया गया है मॉइस्चर मतलब हो गया नमी जिसको बोलते हैं मॉइस्चर। देखिए यहाँ पे द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो हवा में उपस्थित रहता है उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। ये वर्ड अगर दूसरा है तो इन दोनों का मतलब भी दूसरा है, मॉइस्चर हो गया और ह्यूमिडिटी आर्द्रता। ह्यूमिडिटी मॉइस्चर जो होता है हवा में हमेशा ही रहता है, ह्यूमिडिटी जो है वो कम ज़्यादा इस तरह का होता रहता है। इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में आपको पढ़ लेना है। उसके बाद कंडेंसेशन, देखिए यहाँ पे क्या है, बीइंग लाइटर इन वेट
द वाटर वेपर राइजेस, पानी जब गर्म होता है तो क्या होता है, वो लाइट हो जाता है, मतलब हल्का हो जाता है और वो वाष्प बनकर हवा में मिल जाता है, उसमें उड़ने लगता है। दे कूल डाउन एंड चेंज इनटू ड्रॉपलेट ऑफ वाटर और इवन आइस, और जब वो ठंडा होता है तो या तो फिर से वो पानी बन जाता है या फिर वो आइस बन जाता है। ऐसा होता है जब वो ऊपर जाता है, बादल बन जाता है, उस स्थिति में दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में संघनन कहा जाता है। इसको आप बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं। द टेम्परेचर एट विच एयर गेट्स सिचुएटेड इज नोन एज द ड्यू ड्रॉप। हवा के जिस टेम्परेचर पे वाष्प जो होता है, वेपर जो होता है, वो पानी बन जाता है, उसको ड्यू पॉइंट कहते हैं। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। कंडेंसेशन होने से ही क्लाउड्स का निर्माण होता है। आगे दिया हुआ है और प्रिसिपिटेशन दिया हुआ है। तो प्रिसिपिटेशन ये प्रोसेस जो होता है, बारिश होने की जो प्रक्रिया होता है, उसको ही प्रिसिपिटेशन कहते हैं। फॉर्म ऑफ रेन, वाटर वेपर ऊपर जाने के बाद वो क्लाउड बनता है, और क्लाउड में इतने अधिक वाटर हो जाए, मतलब वो ठंडा होने लगे, तो फिर वो बारिश के रूप में गिर जाता है, और वो कई और भी रूप में गिरता है, रेन, स्नोफॉल, हैल्स एंड स्लिट। लेकिन कॉमन फॉर्म, गिरने का कॉमन फॉर्म क्या, वर्ड इज रेन, मतलब पूरी दुनिया में जो है रेन के रूप में सबसे ज़्यादा गिरता है। रेनफॉल के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे अलग अलग जगहों पे अलग तरह से रेन होता है। रेन यहाँ पे 3 तरह का बतलाया गया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। फर्स्ट में क्या दिया गया है, दे आर कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक और रिलीफ रेनफॉल, ये 2 नाम दिया गया है इसका, एंड साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। 3 तरह का रेनफॉल हो गया, और तीनों को एक्सप्लेन किया गया है। इन तीनों को कन्वेक्शनल रेनफॉल, ये जो होता है इक्वेटोरियल एरिया में होता है, इक्वेटोरियल रीजन, तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो वैसे जगह पे काफ़ी बारिश होती है, मतलब भारी बारिश होती है। यहाँ पे दिया गया है सडन एंड हैवी रेनफॉल कॉल्ड कन्वेक्शनल रेनफॉल, अचानक और भारी बारिश होती है। उसके बाद ओरोग्राफिक रिलीफ रेनफॉल, इसमें ज़्यादा नहीं होता है, पहाड़ी एरिया में, माउंटेन एरिया में होता है, और मतलब हैवी रेनफॉल से ये कम होता है, रिलीफ सिंपल रेनफॉल होता है। उसके बाद साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल, ये जो होता है ये साइक्लोन के कारण रेनफॉल ये होता है, साइक्लोन जब उठता है जिसके कारण ये रेनफॉल होता है। तो आप लोग देखते होंगे जब साइक्लोन आता है तो 2-3 दिन तक लगातार बारिश होती रहती है। और लास्ट में यहाँ पे बतलाया गया है रेनफॉल इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स। बारिश को सेंटीमीटर या मिलीमीटर में मापा जाता है बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गेज, और जो उसको मापने का जो मशीन होता है, ये यंत्र होता है, उसको रेन गेज कहा जाता है। देखिए ये यहाँ पे छाप कर दिखाया गया है, ये गिलास के जैसा है। ये सभी ब्लॉक्स में होता है और स्टेट लेवल में भी होता है ये मापने के लिए। नीचे में यहाँ पे एक घटना के बारे में दिया गया है, और ये एक साइक्लोन के बारे में दिया गया, ओडिशा साइक्लोन, अक्टूबर 1999। इसमें 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चल रही थी। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। ओवर 10,000 पीपल वेयर किल्ड, 200 विलेजेस वेयर कम्प्लीटली वास्ट अवे, मतलब उसको जो है अस्त व्यस्त कर दिया था, नष्ट कर दिया था। सेवरल 100,000 कैटल डेड, बहुत सारे जीव जंतु, मतलब बहुत सारे पशुओं को ये मार दिया था, डेड। एंड प्रॉपर्टी वर्थ 10,000 करोड़, मतलब बहुत धन संपत्ति का भी नुकसान हुआ था। काउंटलेस नंबर ऑफ पीपल बिकम होमलेस, बहुत सारे लोग, असंख्य लोग बेघर हो गए थे, और हंगर, स्टार्वनेस, और फिर जो बच गए थे उन्हें भूख से पीड़ित होना पड़ा था, और कई इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ा था। तो इसके बारे में आप डिटेल पढ़ सकते हैं, पता कर सकते हैं। और यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। चैप्टर की समरी यहाँ पे दिया हुआ है, इसे आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे एक्सरसाइज शुरू हो जाता है। फर्स्ट में MCQ क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है तो हम देख लेते हैं इसको। इमेजिनरी लाइन्स ज्वाइनिंग प्लेसेस टू सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर अबव सी लेवल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, आइसोबार्स कहते हैं। उसके बाद द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज़ रिच इन ओजोन, ओजोन परत से जो उपयुक्त, मतलब ओजोन परत उसके अंदर है, तो कौन सा एटमॉस्फेरिक लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर। लू इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोकल विंड्स, लू लोकल विंड्स मतलब जहाँ पे गर्मी है वहाँ चलती है। ये पूरे देश में गर्मी हम लोगों का एक ही साथ नहीं होता है, और सब जगह लू नहीं चलता है, इसलिए लोकल विंड्स में आता है। द टेम्परेचर एट विच एयर गेट्स सिचुएटेड, ड्यू पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे वो सिचुएट होता है तो उसको ड्यू पॉइंट कहते हैं। द स्टडी ऑफ वेदर, स्टडी ऑफ वेदर मेट्रोलॉजी। उसके बाद इसमें भी
MCQ तरह का ही दिया हुआ है, भरने के जैसा दिया ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। इन्वेलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। और 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। विंड्स विच ब्लो ओवर ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ओवर ए पार्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड पीरियोडिक विंड्स। लाइन्स ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल रेनफॉल आर कॉल्ड आइसोहाइट्स। यहाँ पे इसको यहाँ पे दिया हुआ है, डू यू नो में ये दिया हुआ है आइसोहाइट्स, इक्वल रेनफॉल। उसके बाद दिस इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ विंड वेन। और यहाँ पे दिया हुआ है ट्रू फॉल्स। द स्ट्रेटोस्फेयर इज रिच इन ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन वहाँ काफ़ी मात्रा में है, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है वो 2nd नंबर पे आता है इसीलिए। टेम्परेचर इज मेजर बाय ए वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मामीटर, ये सही नहीं है, फॉल्स है। रेनफॉल इज मेजर्ड बाय ए बैरोमीटर, ये भी फॉल्स है। देयर इज लो प्रेशर एट द इक्वेटर एंड हाई प्रेशर एट द पोल्स, ये सही है। द टेम्परेचर डिक्रीज एज वी गो ऑन हाई अल्टीट्यूड्स, ये भी सही है। नेक्स्ट यहाँ पे मैच करने के लिए दिया गया है टेम्परेचर 6 मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर, उसका न्यूनतम और अधिकतम टेम्परेचर मापा जाता है। उसके बाद प्रेशर को बैरोमीटर से मापा जाता है। ह्यूमिडिटी वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मामीटर। उसके बाद रेनफॉल रेनगेज से मापा जाता है। विंड स्पीड एनोमीटर से मापा जाता है। ये कंप्लीट हो गया। अब बच गया 2 तरह के क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। यहाँ पे नेम द 2 प्रीडोमिनेंट गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। 2 गैसेस मुख्य रूप से यहाँ पे हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है। इसका आंसर तो यही हो जाएगा, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस कौन सा इफेक्ट करता है। और यहाँ पे इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर जो है आपको छोटा मिलेगा, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है इतना ही क्वेश्चन है यहाँ पे, ये थोड़ा सा लॉन्ग होगा। तो इन सारे क्वेश्चन को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे के पेज में यहाँ प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसको प्रिपेयर कर लेना है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं।